आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये टॉपिक मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में काफी दफा एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो हम इसका पहले भी तज़किरा कर चुके हैं जब हम इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर थे कि जब हम फ्लूइड फ्लो के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करते हैं तो उससे हमें जो रिजल्ट मिलता है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो जो उसकी पहली डेफिनेशन मैंने लिखी है ये एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही है। तो कैसे डिफाइन करते हैं कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड, कि अगर एक आइडियल फ्लूइड है तो नेट रेट ऑफ इनवर्ट फ्लो ऑफ मास के इनवर्ट फ्लो किसी भी पाइप के अंदर हम देख लेते हैं, कोई भी क्लोज सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, तो उस क्लोज सरफेस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो जितना भी लिक्विड इनवर्ट जा रहा है मास, इनवर्ट फ्लो ऑफ मास वो हमेशा इक्वल होगा ऑफ एनी क्लोज सरफेस is equal to the net rate of outward flow of mass। मतलब आपके पास फ्लूइड हो और वो भी कौन सा आइडियल फ्लूइड है और जिसके अंदर से आपकी फ्लो कर रहा है फ्लूइड कोई भी सरफेस, और वो सरफेस कौन सी होनी चाहिए, क्लोज सरफेस। फ्लूइड आपका आइडियल, सरफेस आपकी क्लोज। अगर ये दोनों फुलफिल हो जाएगी रिक्वायरमेंट तो हमेशा जो इनवर्ट फ्लो है किसी भी फ्लूइड का वो हमेशा इक्वल होगा आउटवर्ड फ्लो के अंदर। तो ये तो उसकी पहली डेफिनेशन होगी जो बेस करी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरी जो डेफिनेशन है वो हम जब इसका रिजल्ट डिराइव करेंगे उससे हमने ये दूसरी डेफिनेशन निकाली है, तो ये हम लास्ट के अंदर इसको देखेंगे। तो पहली क्या है, पहला ये है कि हमारा आइडियल फ्लूइड हो, सरफेस आपकी क्लोज हो, तो तब इनवर्ड फ्लो जो है वो हमेशा आउटवर्ड फ्लो के इक्वल होगा। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि इसी डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या किया कि एक क्लोज सिस्टम लिया, एक पाइप लिया क्लोज पाइप, और वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं पे उसका एरिया कम है और कहीं पे उसका एरिया ज्यादा है। तो हमने एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप लिया और उसके अंदर जो फ्लूइड है वो स्टेडी फ्लो कर रहा है, स्टेडी फ्लो कर रहा है। और फ्लूइड भी हमने कौन सा लेना है, फ्लूइड भी आइडियल लेना है। आइडियल लेने का मतलब क्या है कि आइडियल फ्लूइड की तीन प्रॉपर्टीज हमने पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी की। कौन सी, कि आइडियल फ्लूइड हमेशा इनकम्प्रेसिबल होगा, हमेशा स्टेडी फ्लो होगा और हमेशा नॉन विस्कस होगा। तो अब हमने आइडियल फ्लूइड लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आइडियल फ्लूइड कौन सा होगा कि हमने स्टेडी नॉन विस्कस फ्लो है फ्लूइड है और वो इस क्लोज पाइप से पास कर रहा है और उसका जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो है। तो अब जरा मैं इसके अगर पाइप की मैं बात करूं तो पाइप नॉन यूनिफॉर्म साइज का था। अब जो नीचे वाला हिस्सा है मैं इसका जो एरिया है इसका A1 कह देता हूं, इसका एरिया, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं क्या कह देता हूं, A2 कह देता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि मैं डेल्टा टी टाइम के लिए यहां पे चेक करता हूं। तो ये जो फ्लूइड है वो डेल्टा x डिस्टेंस कवर कर जाता है, इतना डिस्टेंस डेल्टा टी टाइम के लिए मैं चेक करता हूं तो फ्लूइड इतना डिस्टेंस कवर करता है। और यहां पे जो उसकी वेलोसिटी है मैं उसको कह देता हूं उसकी वेलोसिटी है v1। ठीक है, तो डेल्टा टी टाइम के लिए मैंने चेक किया, ये फ्लूइड जो है वो डेल्टा एस डिस्टेंस कवर किया पाइप के अंदर और वहां पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, v1 थी। अब अगर उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, v1 उसकी वेलोसिटी थी, डेल्टा टी टाइम के लिए चेक किया तो डेल्टा x1 किसकी इक्वल हो गया, v1 इनटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम के लिए मैं चेक किया तो ये v1 डेल्टा टी हो गया। अब इसी तरीके से फिर मैं इस जगह पे चेक करता हूं, यहां पे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है और उतने ही टाइम डेल्टा टी के लिए मैं यहां चेक करता हूं तो ये फ्लूइड जो है वो डेल्टा x2 डिस्टेंस कवर करता है और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होगी, v2 वेलोसिटी होगी। तो मैंने क्या किया कि डेल्टा टी टाइम के लिए अपवर्ड चेक किया
ठीक है, आउटवर्ड फ्लो का कुछ पोर्शन मैंने डेल्टा टी टाइम के लिए चेक किया तो उसने डिस्टेंस कवर किया डेल्टा x2, वहां पे उसकी वेलोसिटी थी v2। तो अब अगर उसने डेल्टा x2 डिस्टेंस कवर किया और वो किसकी इक्वल होगा, वहां पे उसकी वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम कितना आपने चेक किया है डेल्टा टी टाइम के लिए। ठीक है, अब हम यहां पे ये कहते हैं कि हमें फ्लो ऑफ मास निकालना है। तो हमें पता है कि मास जो है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। ये हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है। तो डेल्टा m1 जो इधर जितना मास इसने था डेल्टा टी टाइम के अंदर वो क्या बन गया रो v1। अब वॉल्यूम है तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को देखें तो एरिया यहां पे हमें पता है a1 है और डिस्टेंस कितना है डेल्टा x1। तो ये वॉल्यूम आ गया, उतना जितना डेल्टा टी टर्न के लिए जिस तरह लिक्विड ने ट्रेवल किया वो कितना वॉल्यूम था। तो रो a1 और डेल्टा x हमें पता है किसकी इक्वल है v1 डेल्टा टी की इक्वल। अब बिल्कुल उसी तरीके से मैं अपवर्ड चेक करता हूं इस पोर्शन का। तो यहां पे जो मास था आउटवर्ड फ्लो जो था वो क्या था रो वॉल्यूम 2। तो रो वॉल्यूम हमें पता था, वहां पे एरिया है a2 और डिस्टेंस कितना था डेल्टा x2 और हमें डेल्टा x2 का पता है किसकी इक्वल है v2 डेल्टा t। तो इधर से हमें डेल्टा m क्या आ गया रो a1 a2 v2 इनटू डेल्टा t। तो अब हम देखते हैं इनवर्ट फ्लो ऑफ मास डेल्टा t टाइम के लिए चेक किया तो वो डेल्टा m1 आ गया। वहां पे डेल्टा t टाइम के लिए आउटवर्ड फ्लो का देखा तो डेल्टा m2 आ गया, वो ये आ गया। अब हम ये कहते हैं कि अगर आपका यहां पे दो चीजें थी क्या, कि अगर आपका फ्लूइड आइडियल है एक चीज, और क्लोज के अंदर पाइप के अंदर हमेशा इनवर्ट फ्लो आउटवर्ड फ्लो ऑफ मास के इक्वल होगा। तो अब हमने क्या किया कि हमने ये कहा कि अगर इफ द फ्लूइड इज आइडियल, मतलब इफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज स्टेडी एंड द फ्लूइड इज नॉन कंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल and if its flow is steady then delta m1 is equal to delta m2, क्योंकि वो हमें इसकी डेफिनेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता रहा है कि अगर फ्लूइड जो है कि अगर फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है और नॉन विस्कस है और उसका फ्लो भी स्टेडी है तो तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक डेल्टा m1 इज इक्वल टू होना चाहिए डेल्टा m2 के। तो इसी तरीके से मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं। अब क्योंकि हमने ये कहा कि फ्लूइड आइडियल है, अब अगर आइडियल फ्लूइड है तो उसकी एक प्रॉपर्टी तो ये भी है कि वो नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस मतलब उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब फ्लूइड था आइडियल, जहां पे भी उसकी डेंसिटी इतनी रहनी है, जहां पे भी उसकी डेंसिटी इतनी, क्योंकि उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होनी। तो इसी वजह से हमने रो 1 और रो 2 इज इक्वल टू रो हो गया। तो अगर ये इक्वल होता है तो ये कैंसल डेल्टा टी कैंसल, तो इधर से हमें रिजल्ट मिला a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 जो कि इक्वल हो गया av के। अब ये है इसका रिजल्ट जिसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। अब इसको डिफाइन करते हैं, आप इसके फाइनल रिलेशन की मदद से भी एक डेफिनेशन है। तो ये क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका पाइप का, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप और v स्पीड किसकी है फ्लूइड की स्पीड है। The product of cross-sectional area of the pipe and fluid speed at any point always constant। तो ये हमेशा कांस्टेंट होगी कि किसी एक पॉइंट पे आपने चेक किया वहां पे उसका एरिया पाइप का कितना है और उसकी जो फ्लूइड फ्लो है उसकी स्पीड क्या है, वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, जिसको हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहा। अब
AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये हो गया कि एरिया जो है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पे आपका पाइप का एरिया ज्यादा होगा तो वहां पे फ्लूइड की स्पीड कम होगी। इसी तरीके से अगर एरिया कम होगा तो वहां पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन जो मैस है इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो वो हमेशा इक्वल होगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो अगर यहां पे अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म साइज की बात की तो यहां पे एरिया कम है तो यहां पे स्पीड क्या होनी चाहिए, होगी ज्यादा होगी, क्योंकि एरिया कम है स्पीड ज्यादा, जो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बता रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बता रहा है कि जब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप अगर ज्यादा होगा तो वहां पे जो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब दूसरा देखते हैं कि एवी को, अब हमें पता है कि एरिया इंटू वी स्पीड। अब मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं, एरिया को मैं ऐसी स्पीड को मैं डी ओवर टी भी लिख सकते हैं। अब एरिया इंटू डिस्टेंस ये क्या बन गया, वॉल्यूम ओवर टाइम, तो V ओवर टी, तो इसको हम फ्लो रेट भी कहते हैं। इससे पहले हम तीसरे चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि जब डिनोमिनेटर के अंदर टाइम आ जाए तो वो रेट बन जाता है। तो यहाँ पे V वॉल्यूम है तो इसको हम फ्लो रेट भी कहते हैं। अब इसकी ऐसे यूनिट अक्सर औकात पूछी जाती है। तो अब अगर मैं AV की बात करूं तो हमें पता है कि AV किसकी इक्वल है, वॉल्यूम ओवर टी। तो इसका फिर ऐसा यूनिट क्या होगी, यूनिट वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब ओवर सेकंड। अब अगर इसकी मैं बात करूं यूनिट की तो AV की यूनिट क्या होगी, क्यूबिक मीटर पर सेकंड। ये अक्सर औकात एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है। सो आज हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी। इससे पहले हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी जो किसके ऊपर बेस कर रही थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के ऊपर। हमने कैसे डिफाइन किया कि अगर आपका फ्लूइड आइडियल है और सिस्टम जिसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो क्लोज सिस्टम है तो हमेशा इनवर्ड फ्लो ऑफ मैस इक्वल होगा आउटवर्ड फ्लो के। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन थी कि अगर आपका फ्लूइड आइडियल है, नंबर वन सिस्टम आपका क्लोज सिस्टम है, तो हमेशा इनवर्ड फ्लो ऑफ मैस, जो इनवर्ड जितना मैस ऑफ द फ्लूइड इन हो रहा है उतना ही मैस ऑफ द फ्लूइड आउट हो रहा है। तो आउटवर्ड फ्लो और इनवर्ड फ्लो हमेशा इक्वल होगी। अब इसी की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने एक क्लोज पाइप सिस्टम लिया और वो नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम लिया। तो हमने क्या कहा कि अगर एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है और उसके अंदर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसका फ्लो स्टेडी फ्लो है, तो पहली हमने कंडीशन फुलफिल कर ली कि उसका फ्लो स्टेडी है, मतलब आइडियल के लिए एक कंडीशन ये थी कि उसका फ्लो स्टेडी होना चाहिए। तो हमने ये कहा कि हमने इधर इनवर्ड के ऊपर चेक किया तो डेल्टा टी टाइम के लिए हमने उसे चेक किया तो उसने डिस्टेंस किया डेल्टा x1, वहां पे उसकी वेलोसिटी v1 थी और इस जगह पे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल a1 था। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने चेक किया तो डेल्टा टी टाइम के लिए हमने जहां पे भी डेल्टा टी टाइम के लिए चेक किया, जहां पे भी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी टाइम कोई भी आपका फॉर एग्जांपल आप 1 सेकंड के ऊपर चेक करें तो यहाँ पे भी 1 सेकंड के लिए चेक किया और यहाँ पे भी 1 सेकंड के लिए। तो डेल्टा टी टाइम के लिए वहां पे देखा तो उसने डिस्टेंस कवर किया डेल्टा x2, वहां पे उसकी वेलोसिटी स्पीड v1 थी जबकि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन a2 था। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकाला डेल्टा x1, हमें पता है कि s इज इक्वल टू vt से हम निकालते हैं, तो डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1 डेल्टा t। तो हमने ये डिस्टेंस कैसे निकाला, s इज इक्वल टू vt से। तो क्या किया, डिस्टेंस कितना था डेल्टा x1 और v1 टाइम था डेल्टा t। इसी तरीके से वहां पे हमने डिस्टेंस कवर किया, चेक किया तो डेल्टा x2 इज इक्वल टू v2 डेल्टा t, और उधर से फिर हमने डेल्टा m1 निकाला और डेल्टा m2 निकाला।
ठीक है, तो एक कंडीशन वहां पे फुलफिल की, क्लोज सिस्टम दिया। दूसरी कंडीशन हमने कहा कि स्टेडी फ्लो है। अब यहां पे क्या कहते हैं कि इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, तो दो यहां पे हमने आगे की कि अगर हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस है तो ये दोनों मैस इक्वल होने चाहिए। तो हमने दोनों मैसेज इक्वल किए, तो नॉन विस्कस था तो डेंसिटी बी कांस्टेंट, तो इधर से हमें रिजल्ट मिला ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस रिलेशन की मदद से भी फिर हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिफाइन किया। और ये रिलेशन क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इसे कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड स्पीड of the fluid at that point is constant। फिर हमने इसी को देखा कि एरिया एंड स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे फ्लूइड की स्पीड कम होगी, ठीक है, और जहां पे एरिया कम होगा वहां पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन फ्लो जो है वो सेम होगा। अब यहां पे हम कहते हैं कि वो जो टैप है उसमें से पानी बह रहा है, तो अब पानी जब जैसे नीचे गिरेगा, नीचे जाते हुए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी जैसे पानी नीचे गिरता है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक उसका एरिया क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो टैप के अंदर जो आपकी साइड लाइन के अंदर डेफिनेशन है, तो टैप के अंदर से जो पानी का बहना है वो भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक कि जब जैसे नीचे गिर रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो इसी वजह से उसका एरिया कम होगा, जो कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वाह 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 वाह।